हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और CCH में आज ही हमारी हिंदी की विलोम शब्द की दूसरी क्लास होने जा रही है। इससे पहले आप लोगों को विलोम शब्द से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी है, जिसमें हमारे प्रीवियस एग्जाम से आए हुए क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल गए। और साथ ही मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक असाइनमेंट शीट भी आप लोगों को मिली है। प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करिएगा। वो बहुत ही सेलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर के पर्पज से हैं। आई थिंक अगर आप इतने भी करके गए तो आपको इससे बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारी जो पिछली क्लास थी विलोम शब्द की पार्ट 1, उसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर एक बार आपको बताती हूँ कि विलोम शब्द हो या पर्यायवाची शब्द हो, ये जो ग्रामर के हमारे ऐसे पार्ट हैं जिन्हें अगर आप एक बड़ी मात्रा में करते हो तो जल्दी से याद नहीं होते। लेकिन अगर आप इनका छोटे छोटे 20, 25, 30 क्वेश्चन के अराउंड अगर पर डे भी आप इनकी जो है प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर हमारे विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द या जो भी हमारा ग्रामर का ऐसा पार्ट है जिसे पर्टिकुलर एक क्लास में नहीं किया जा सकता, हम आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम लेते हैं इसका पार्ट टू में विलोम शब्द में फिर से हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी तरीका बताया, फिर से बताती हूँ। कभी भी क्वेश्चन पढ़कर डायरेक्ट आंसर नहीं ढूंढना होता है। आपको क्या करना होता है, जो ये आपकी 4 स्टेटमेंट्स होती हैं, इन चारों को एनालाइज करिए, इनका मीनिंग ढूंढिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम में हमारा माइंड काम नहीं कर रहा होता, हमें सेम चीज़ को लगती है और हम टिक करके आ जाते हैं। और घर जाकर हम देखते हैं कि अगर हमने इसको समझा होता है तो इसका आंसर हमें आता था। तो ऐसी गलती हिंदी ग्रामर में या इंग्लिश ग्रामर में ज़रूर होती है। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम को करिएगा। तो चलिए पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यानी कि हमें एक वर्ड दिया गया है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि जो वर्ड है हमारे पास क्या है, निर्मल। पहले तो निर्मल वर्ड का मतलब समझिए। निर्मल का मतलब होता है निर्मल मतलब जिसका मन बिल्कुल साफ है। मल मतलब जो गंदा होता है, यानी कि जिसका मन बिल्कुल साफ हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्मल कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर निर्मल बिल्कुल हमारा हम कहते हैं बिल्कुल साफ है, तो इसका अपोजिट यानी कि इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि जो गंदा हो या मैला हो। लेकिन गंदा तो हो नहीं सकता, मैला भी नहीं हो सकता। और विमल का मतलब भी क्या होता है, जिसके मन में कोई मैल ना हो। तो ये तो समान अर्थ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, मलिन। मलिन का मतलब क्या होता है, जिसके मन में मैल हो। गंदा का तो साफ अपोजिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड आया हमारे पास, मलिन शब्द आया है। तो हम कह सकते हैं कि निर्मल शब्द का हमारा आंसर क्या होगा, मलिन शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, अतिवृष्टि। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर से एक बार और बताती हूँ। अति का मतलब होता है ज्यादा। तो अगर अति का मतलब ज्यादा है तो अना का मतलब क्या हो जाता है, कम। यानी कि अतिवृष्टि का मतलब है कि कोई चीज़ जरूरत से ज़्यादा हो गई है। तो हमें उसका विपरीत शब्द बनाना हो तो हम सिर्फ एक छोटी सी बात को याद रख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। अना का मतलब होता है कम हो जाना और अति का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना। तो हमें इसके क्या मिल गए हैं, हमें इसके विपरीत शब्द मिल गए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि विलोम शब्द को हम विपरीत शब्द भी कहते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द का चयन करें। अव्यवस्था मतलब अनसिस्टमेटिक काम, यानी कि कोई काम ऐसा है जो सिस्टमेटिक नहीं है। व्यवस्था क्या होती है, मैनेजमेंट होता है, व्यवस्था होती है। अ का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, आ का मतलब यहाँ पे ना ही है, यानी कि कोई काम सही ढंग से नहीं हो रहा। नहीं बोलिए या ना बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो कुव्यवस्था का मतलब भी समान में ही आता है। व्यवस्था है, कु मतलब गलत है। ठीक है, गड़बड़ इसका हो नहीं सकता क्योंकि ये उसके अभिप्राय में है। और अराजकता का तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुव्यवस्था। सुव्यवस्था मतलब एक अच्छा मैनेजमेंट जो सही ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। और आपका जो ये वर्ड दिया गया है अव्यवस्था, इसका मतलब होता है अनसिस्टमेटिक। अगर मैं इसकी जगह कुव्यवस्था भी दे दूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मतलब ही क्या है, अनसिस्टमेटिक वर्क काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करिए। पहले भी हमारे पास जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था तब भी हमारे पास ये वर्ड आया था, पर इसकी जगह दूसरा वर्ड आया था। मैंने आपको 2-3 वर्ड लिखवाए थे और मैंने कहा था इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आता है। और ये देखिए दूसरे हमारे सेट में ये दूसरा वर्ड आया हुआ है। यहाँ पर वर्ड क्या दिया गया है, स्वल्प आयु दिया गया है। ठीक है, स्वल्प आयु को हम अल्प आयु ही कह सकते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अल्प आयु का मतलब क्या है, जिसकी आयु कम होती है। ठीक है, तो वो दीर्घ तो हो नहीं सकता, बड़ा हो नहीं सकता। अवस्था का मतलब होता है स्टेज। और अल्पायु और ये तो दोनों समान अर्थ में हैं, तो हमें इसका अपोजिट मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिरायु। चिरायु, जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम कहते हैं चिरायु हो, यानी कि उसकी उम्र ज़्यादा हो। तो कम का क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो स्वल्प आयु का हमारा क्या हो जाएगा, चिरायु। फिर से एक बार बता रही हूँ, इसकी जगह अगर अल्पायु वर्ड यूज़ कर ले तो उसका मतलब भी सेम ही है। अगर आप इसे समानार्थी शब्द में समझना चाहते हो तो आप इसे समानार्थक शब्द में भी याद रख सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारे पास एक वर्ड आया है। पहले तो मैं आपको इस वर्ड को पढ़ने से पहले एक आधुनिक शब्द का मतलब बताना चाहूँगी, क्योंकि आधुनिक शब्द हमारा कई तरह से यूज़ होता है। आधुनिक का मतलब क्या है, जो आधुनिक है, नया है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, पुराना। तो इसका हमें इसी से ही इसका अंदाज़ा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आधुनतन, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, पुरातन, यानी कि पुराना। अब अगर आप देखेंगे तो आधुनिक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राचीन। हम कहते हैं ना ये आधुनिक भारत है, ये प्राचीन भारत है, हम इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। नया का क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है, और अनावरण का क्या हो जाता है, आवरण हो जाता है। ये याद रखिएगा और इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। नया का क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। और अगर मैं इसका नया वर्ड यूज़ करूँ, ये पुरातन का यूज़ करूँ, तो जो पुरानी चीज़ है उसको आधुनिक में बदलोगे तो हमारा ये शब्द आ जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कौन सा विलोम शब्द युग्म। युग्म मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि युग्म शब्द जो होता है वो किसी भी पेयर के लिए जोड़ा जाता है। पेयर मतलब जो चीज़ जोड़े में है, और हमें यहाँ पर क्या बतानी है, नॉट में बतानी है। इन्होंने कहा है कौन सा विलोम शब्द जो है, युग्म जो है वो करेक्ट पेयर नहीं है। ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, और ये वर्ड मैंने आपको असाइनमेंट्स में भी अलग अलग तरीके से दिया है, आप इसको जरूर याद करिएगा। एक वर्ड हमारे पास आता है अवनति, और एक वर्ड आता है उन्नति। अवनति का मतलब होता है नीचे की ओर आना, और उन्नति का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। इस बार हमें अवनति और उन्नति ना देकर हमें क्या वर्ड दिया गया है, अवनत और उन्नत। लेकिन बात तो एक ही है, तो ये तो विपरीत शब्द है, ये तो अपोजिट है, ठीक है। अधम और उत्तम। उत्तम होता है जो बेस्ट है, अधम जिसमें कुछ कमी है, तो ये भी हमारा विलोम है। सहकाम और ये क्या है, अकाम। सहकाम जो काम करने योग्य है, और आ का मतलब मैंने आपको बताया था न, यानी कि जो काम करने योग्य नहीं है, तो ये भी हमारा अपोजिट यानी कि विपरीत या विलोम शब्द है। लेकिन अगर आप फर्स्ट नंबर पर देखोगे तो लिखा है अंगीकार या स्वीकार। अंगीकार और स्वीकार समानार्थी हैं। ये इसका मतलब है किसी चीज़ को अडेप्ट करना। अगर हम किसी चीज़ को अडेप्ट करते हैं तो आप उसके लिए स्वीकार वर्ड भी, या एक्सेप्ट करते हैं तो स्वीकार वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और अंगीकार ये हमारा जो है विलोम शब्द का पेयर नहीं है। हमसे नोट में पूछा था, और नोट वाले क्वेश्चन में हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, चाहे आप जो है रीजनिंग का एग्जाम दें, रीजनिंग वाला पार्ट करें, इंग्लिश का पार्ट करें, या कोई भी आपका जो एग्जाम का सब्जेक्ट का पार्ट है, उसमें जब भी नोट पूछा जाता है तो 3 पॉजिटिव होते हैं और 1 नेगेटिव होते हैं। अगर आप इस फंडे को अपनाएंगे तो आप रीजनिंग में, मैथ्स में भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। नोट वाले क्वेश्चन में 3 नेगेटिव, एक जैसी चीज़ें अलग हो जाती हैं, और एक जो होती है वो बिल्कुल हमें आराम से पहचानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तमिर। तमिर शब्द मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसका मैंने आपको एक और शब्द भी बताया था, इसको हम तम भी कहते हैं। तम हो या तिमिर हो, दोनों का मतलब क्या है, अंधकार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अंधकार, ठीक है। अब हम इसका क्या करना है, हमें इसका विलोम बताना है। तो विलोम क्या होगा, क्या आकाश, आकाश तो आसमान होता है। अंधकार इसका खुद का ही मीनिंग है, रात्रि यानी कि रात, रात हो नहीं सकता, अंधकार इसका मीनिंग है, और आकाश का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अंधकार का हमारा विलोम शब्द क्या बनता है, प्रकाश। उजाला भी बनता है, लेकिन वर्ड को हम सिमिलरिटी के साथ देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा अंधकार का शब्द क्या बन जाएगा, प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा विलोम युग्म जो है मतलब पेयर नहीं है। फिर से हमारे पास सेम वही आया है कि पेयर नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ होने के पूरे चांसेस हैं। पहली बात तो आप क्या करेंगे, जिनका आपको शॉर्टी है, पहले उन स्टेटमेंट्स को साइड हटा दीजिए। जैसे जय का पराजय होता है, जय मतलब जीतना, पराजय मतलब हारना। अनुराग, विराग, भूगोल, खगोल, ये जो दोनों ही शब्द, तीनों शब्द हैं, ये विलोम की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमारा शुभ और अनिष्ट जो शब्द है वो हमारा विलोम नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। शुभ का क्या होता है, जो है हानि भी में भी काम करते हैं, शुभ लाभ जैसे हम बोलते हैं उस टाइप से। तो हमारा इसका जो ये है, ये क्या है, ये इसका पेयर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निरर्थक। निरर्थक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार ये शब्द हमारा रिपीट हुआ है। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है, और वाक्यांश में भी आपको ये हेल्प करेंगे कि वो शब्द जिसका कुछ अर्थ है। शॉर्ट फॉर्म में बताइए तो क्या कहेंगे, हम उसे सार्थक शब्द कहेंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारी हिंदी में जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, निरर्थक। यानी कि सार्थक हमारे मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, और निरर्थक जो है हमारे मीनिंगलेस होते हैं। तो नो डाउट मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। निरर्थक का ना तो असफल होगा, ना रक्षक होगा, ना समर्थक होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सार्थक। यानी कि जो शब्द मीनिंगफुल होते हैं, जो जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। तो सार्थक का निरर्थक, निरर्थक का सार्थक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। अब की बार 3 गलत है और 1 सही है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि एक पेयर जो है वो ही विलोम है, बाकी तीनों पेयर जो है वो विलोम शब्द नहीं है।
गुस्सा और क्रोध एक ही है, गुस्सा और क्रोध हमारा एक ही विलोम में नहीं आता। धरा और पृथ्वी दोनों हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, पृथ्वी को हम धरा भी कहते हैं, ठीक है। महात्मा और संत, संत को महात्मा भी कहा जाता है, यानी कि ये तो हमारे पेयर्स नहीं हैं। लेकिन आस्तिक का ना आ गया, मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बताई है, कभी भी आप ये चीज़ अपना कर देखिए, जहाँ आ आएगा जब हम उसका विलोम बनाएंगे तो वो क्या बन जाता है, वो न बन जाता है। यहीं पे ही देख लीजिए, अप्लाई हो रही है ये बात। यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड आया है आस्तिक, तो मैंने उसका विलोम शब्द बनाया, तो मेरे पास क्या बन गया, उसका नास्तिक बन गया। आस्तिक कौन होता है, जो भगवान में बिलीव करता है, और नास्तिक कौन होता है, जो भगवान में बिलीव नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विलोम शब्दों के सही युग्म का चयन करें। सही युग्म का मतलब पहले पता होना चाहिए। हमारी जो सेकंड वीडियो आई थी, जो हमारी सेकंड क्लास हुई थी, उसमें हमने शब्द युग्म पढ़े थे। वो एक पर्पस से पढ़ाए गए थे। आप लोग बार बार कह रहे थे कि विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, सब कुछ आएगा भाई, लेकिन अगर हमारा बेस ही स्ट्रॉन्ग ना हो तो हम ग्रामर को करेंगे कैसे। तो वहाँ पर हमने युग्म की बात बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि कितने प्रकार के युग्म होते हैं, सार्थक युग्म क्या होते हैं, निरर्थक युग्म क्या होते हैं, पुनरुक्त युग्म क्या होते हैं। तो उसको आप जरूर एक बार पढ़िएगा, क्योंकि वो आपको विलोम शब्दों में भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो चलिए देखिएगा जरा, क्वेश्चन कहता है कि विलोम शब्दों के सही युग्म का चयन करें। सही युग्म का मतलब सही पेयर कौन सा है। भय और डर दोनों सेम, ठीक है। शरीर और देह दोनों ही सेम, ठीक है। ना कहने योग्य जो होता है अकथक या अकथनीय बोला जाता है। आदि और अंत, आदि बोला जाता है शुरुआत को, याद रखिएगा। आदि किसको बोला जाता है, किसी भी चीज़ की आदि होती है और फिर उसका क्या होता है, अंत होता है, यानी कि एंड होता है। तो ये मेरे यहाँ पर आकर क्या बन गए हैं, विलोम शब्द। आदि की मतलब है शुरुआत, और अंत का मतलब एंड। आदि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया गया है और हमें उसका क्या करना है, हमें उसका विलोम शब्द बताना है। क्रय का मतलब क्या होता है, वैसे भी हम ऑलरेडी हमारी डे टू डे लाइफ में सुनते हुए आते हैं। क्रय का मतलब किसी चीज़ को बेचना या खरीदना, हम कहते हैं ना खरीदना और बेचना। एक होता है विक्रय और एक होता है क्रय। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब उस चीज़ को बेचना। तो हम नो डाउट इसे निर्यात नहीं होता है, बंधन नहीं होता है, अहित नहीं होता। अहित तो वो होता है जिसमें किसी का हित ना हो, और बंधन क्या है, बंधन शब्द का तो यहाँ पर कोई लेना देना है ही नहीं। और विक्रय, अब मेरे पास दो वर्ड बच गए हैं, या तो निर्यात बच गया है या विक्रय बच गया है। तो यहाँ पे क्रय है तो क्रय का क्या हो जाएगा, विक्रय। यहाँ पे निर्यात शब्द लिखा है, अगर आपको अपोजिट वर्ड याद हो, पिछली वीडियो में भी अगर आपने देखा हो, तो निर्यात का आयात होता है, किसी देश से आयात करना और किसी देश को निर्यात करना। हम इस तरह से कहते हैं ना, एक देश से दूसरे देश में सामान आता है और जाता है, तो आयात और निर्यात होता है। वैसे ही हम दूसरे देशों से चीज़ें क्रय भी करते हैं और विक्रय भी करते हैं, विक्रय भी करते हैं और क्रय भी करते हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि क्रय का विक्रय होता है और आयात का निर्यात होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार देखा गया है, इस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उज्ज्वल। ये उज्ज्वल शब्द हमारा बार बार आ रहा है, आपने देखा होगा। आज मैं आपको उज्ज्वल से ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बताऊंगी, जो कि पेपर में देखा गया। हम लोग सिर्फ उज्ज्वल शब्द पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन पेपर में आ गया अति उज्ज्वल। अब क्या करें भाई, अति शब्द का मतलब पता हो तो उज्ज्वल बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। देखिए जरा, उज्ज्वल का मतलब क्या होता है, उज्ज्वल का मतलब होता है जो प्रकाश में है। उज्ज्वल मतलब जो अंधकार नहीं है, जो रोशनी में है, हम उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो कॉमन सी बात है कि अगर उज्ज्वल का मतलब प्रकाश की तरफ होता है, ब्राइट फ्यूचर की तरफ होता है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कुछ अंधकार जैसा ही होगा। यहाँ पर आप देखिए, आपको वर्ड दिया गया है अनुदार। अनुदार वो होता है जो सॉफ्ट नेचर का होता है, जो दूसरों के लिए काम करता है, ठीक है। प्रो उज्ज्वल कोई मतलब नहीं बनता, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एक मेरे पास वर्ड आया है अति उज्ज्वल और एक मेरे पास आया उज्ज्वल। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, अभी मेरे पास दो ऑप्शंस बचे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से एक ऑप्शन जो है वो ठीक है और एक ऑप्शन ज़्यादा ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस ना करें तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करके आएंगे, जो आंसर ठीक लग रहा है, क्योंकि अति का मतलब पता है ना उन्हें, अति का मतलब क्या होता है, अति का मतलब ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर तो वो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, हमसे ये तो पूछा ही नहीं है कि उज्ज्वल का ज़्यादा शब्द क्या बनेगा। हमसे पूछा गया है उज्ज्वल का विपरीत यानी कि विलोम शब्द क्या बनेगा। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि उज्ज्वल का मतलब प्रकाश है, उजाला है, रोशनी है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, अंधकार ही तो होगा। अंधकार को हम धूमिल भी कहते हैं, याद रखिएगा। अंधकार को क्या कहा जाता है, जो धुंधला दिखाई दे। उज्ज्वल में हर चीज़ साफ दिखाई देती है और धूमिल में हमें सारी चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, धूमिल। लेकिन अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है उज्ज्वल, तो और अगर मैं कह दूँ कि अति उज्ज्वल का मुझे बताओ विलोम शब्द, तो कुछ नहीं करना। जब मुझे पता है कि उज्ज्वल का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, धूमिल, तो मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं करना। मुझे इसके आगे अति की जगह क्या लगा देना है, अति लगा देना है, बस इतना ही तो काम करना है।
देखिए दोबारा ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा उज्जवल का मतलब है प्रकाश यानी कि रोशनी, तो उसका जो विपरीत शब्द होगा, जो विलोम शब्द होगा, जो अपोजिट वर्ड होगा, वो हो जाएगा धूमिल यानी कि धुंधला दिखाई देने वाला। लेकिन पेपर में आ जाए अति उज्जवल, देखिए एक ही वर्ड से हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अति उज्जवल आ गया तो अति तो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा उजाला हो रहा है तो ज़्यादा अंधेरा भी तो होगा, तो अति उज्जवल, एंड उसका आंसर क्या हो जाएगा, अति धूमिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार देखा गया है, तो आप इसको ज़रूर लिख कर याद करिएगा। पेपर में हो सकता है उज्जवल की जगह आपको दे दे अति उज्जवल, तो कुछ नहीं करना, आंसर हमारा उसी स्टेटमेंट में ही है और क्वेश्चन भी हमारा वहीं पर ही है, बस थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृतज्ञ, यानी कि जो एहसान, एक होता है जो कृतज्ञ होता है, जो किसी का एहसान मानता है, और एक होता है जो किसी का, हम कहते हैं ना कोई थैंकफुल होता है, कोई हम किसी के लिए कोई काम करते हैं तो वो हमें थैंक्स कहता है, लेकिन किसी के लिए कुछ भी कर दो वो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम हिंदी में के वर्ड यूज़ करेंगे, हमारे पास वही पैटर्न है। सबसे पहले देखिए कृतज्ञ कौन होता है, जो एहसान मानता है, जो थैंकफुल है, जो किसी के काम करने पर जो क्या कर रहा है, थैंकफुल हो रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो उसका एहसान ना माने, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन और भी हमारे पास वर्ड दिए गए हैं, एक सक्रिय वर्ड दिया गया है, सक्रिय का विलोम, सक्रिय होता है एक्टिव, जैसे हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय, किसी काम को करने के लिए हम गतिशील हैं, एक्टिव हैं, लेकिन कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं पैसिव है। पैसिव के लिए हम हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं निष्क्रिय। तो हम कह सकते हैं कि सक्रिय का जो अपोजिट वर्ड होता है, सक्रिय का जो विलोम शब्द होता है वो निष्क्रिय भी होता है। दीर्घ आयु, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि अल्प आयु और जो हमारे पास दिया गया था अल्प आयु है या स्वल्प आयु दिया गया था, दोनों का मतलब क्या था, कम आयु। लेकिन अगर मैं उसका विपरीत बनाऊं तो दीर्घ आयु भी बनता है, लेकिन हमारी हिंदी में यहाँ पर जो हमें दिया गया दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, तो वो समान अर्थ में आ जाता है। विलोम में क्या आएगा, उसका विलोम आएगा चिरायु। चिरायु का मतलब होता है जिसकी आयु लंबी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें इसका आंसर भी मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ईस्ट। ईस्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, कुछ नहीं करना, मैं एक आसान सा तरीका बताती आ रही हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाओ और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जो वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है, उसके आगे अ लगा देना, आपका आंसर आपको 4 ऑप्शंस में कहीं ना कहीं दिखेगा। क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये देखिए। अगर ये तो हुई मेरी ट्रिक वाली बात कि मैंने आपको कहा ईस्ट का क्या हो गया, अनिष्ट, लेकिन मेरे पास और भी शब्द लिखे हुए हैं। अगर मैं पतन का कहूँ, पतन शब्द होता है किसी का, पतन मतलब खत्म हो जाना, उत्थान क्या होता है, किसी की शुरुआत होना, तो हम कह सकते हैं कि पतन का क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा, बुरा का भला हो जाएगा, अवनति का क्या होगा, उन्नति। अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि अवनति का क्या हो जाता है, उन्नति हो जाता है, बुरा का क्या हो जाता है, भला हो जाता है, और पतन का क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो सीधा सीधा ना करें, बाकी जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं उनको भी प्रैक्टिस करें, ताकि अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिखे तो हम वो भी कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। यानी कि एक वर्ड दिया गया प्रहार। प्रहार का मतलब क्या होता है, किसी पर हमला करना। अब जिन बच्चों ने प्रैक्टिस ना की हो ना, उनको हमला वर्ड दिखेगा और वो फटाफट से टिक कर देंगे और आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से समझा ही नहीं। आपको एक वर्ड दिया गया और ऐसे वर्ड हमें सिमिलर वर्ड जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि हम एग्जाम में गलती करके आएँ। अभी मैंने कहा प्रहार का मतलब ही क्या है, हमला। भाई मेरे से समानार्थ थोड़ी पूछा है, मुझसे तो विलोम शब्द पूछा है। विलोम का मतलब होता है उसका उल्टा। तो कोई प्रहार कर रहा है तो कोई उसका बचाव भी तो करेगा। अब बचाव के लिए रक्षा वर्ड भी यूज किया जाता है, प्रतिरक्षा वर्ड भी किया जाता है। फिर से मेरा वाला फंडा, एक आंसर हमारा सही होता है और एक आंसर हमारा ज़्यादा सही होता है, लेकिन कभी भी आपने क्वेश्चन पढ़कर अगर आप डायरेक्ट टिक लगाओगे तो 80% तो गलत होगा। 20% बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चारों स्टेटमेंट्स हैं इनको एनालाइज करना पड़ेगा। अभी मैंने आपसे कहा प्रहार का मतलब हमला है, समान नहीं पूछ रहा है, तो मेरा ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। विहार, विहार होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ का, हार नहीं है ये जो आप सोचो कि किसी की मतलब हार गया है। विहार का मतलब है किसी से बिछड़ना एक तरह से। अब मेरे पास 2 बचे, एक बचा है प्रतिरक्षा और एक बचा है मेरे पास रक्षा। प्रति का मतलब होता है अपनी रक्षा करना, प्रहार का मतलब कोई आप पर प्रहार कर रहा है, तो कॉमन सी बात है प्रतिरक्षा की बजाय हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रक्षा करना। यानी कि प्रतिहार किसी पर हमला करना और उसको बचाने के लिए कि उल्टा क्या किया जाता है, उसकी रक्षा की जाती है। तो प्रतिहार का हमारा विलोम शब्द बन गया रक्षा। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। सारे विलोम ही हैं। सदाचार है, सदाचार क्या होता है भाई, हमारे जो हमारा बिहेवियर है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। सदाचार मतलब जो सत्य का पालन करे, जो झूठ ना बोले, जो हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं। सदाचार मतलब एक अच्छा बिहेवियर जो कि अच्छे गुणों वाला है, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, सदाचार का मतलब ये हो गया। विचार तो थॉट्स होते हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। सुविचार, क्या इसका आंसर सुविचार होगा या कुविचार होगा या सदाचार होगा। पहली बात तो चार जो है वो आचरण है, बिहेवियर है,
और यहाँ विचार जो आ रहे हैं वो थॉट्स हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जब हमें वर्ड्स का मतलब नहीं पता होता तो हम गलत ही टिक करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर सुविचार लिखा है, यहाँ पर कुविचार लिखा है। सुविचार मतलब अच्छे विचार और कुविचार अपोजिट, तो यानी कि सुविचार का ये तो अपने आप में ही क्या है, विलोम शब्द है। तो ये मेरा आंसर कैसे हो सकता है, ये तो मैंने कहा अच्छे विचार और बुरे विचार, लेकिन ऊपर तो दिया है सदाचार, अच्छा चार मतलब अच्छा आचरण, अच्छा बिहेवियर, तो उसका क्या बन जाएगा, दुराचार। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। लेकिन हमें क्या लगता है, जब हम सदाचार पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं अच्छे विचार वाला, है ना। तो आंसर क्या है, हमें कंफ्यूज करने के लिए ऑलरेडी इसमें कुविचार दिया है, और मोस्टली स्टूडेंट कुविचार ही लगाते हैं, लेकिन आपने देखा ही नहीं, आपको मतलब ही नहीं पता है कि जो पीछे का दिया है, सदा का मतलब होता है अच्छा, जो हमेशा अच्छा है, और चार का मतलब आचरण है, बिहेवियर है। लेकिन बिहेवियर की बात हो रही है ना, विचारों की, थॉट्स की बात तो हो ही नहीं रही। तो हमारा सुविचार और कुविचार अलग विलोम शब्द है, और सदाचार का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, हमारा दुराचार शब्द बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको बार बार बताया है, और ये मैंने आपको वाक्यांश में भी बताया है। हर एक पेपर के गैप के बाद आपके ये वर्ड यूज़ हुए हैं, ये वाक्यांश में यूज़ हुए हैं, समानार्थी में भी यूज़ हुए हैं, और विलोम शब्दों में भी यूज़ हुए हैं। अगर इन 2 वर्ड्स का मतलब आपको पता हो तो आप कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहली बात तो ऑप्शन देखें, उससे पहले हम क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। प्रत्यक्ष क्या होता है, जो सामने है, ठीक है, जो सामने होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जो सामने हो वो क्या है, प्रत्यक्ष है। तो अपोजिट क्या होगा, जो आंखों के सामने नहीं है। ये मैं बार बार बता रही हूँ, फिर से एक बार देखिएगा। परोक्ष का मतलब होता है जो सामने ना हो, या जो आंखों के सामने ना हो। जो आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष है, जो आंखों के सामने ना हो वो कौन है, वो परोक्ष है। ये हमने पहले भी किया था, तो हमें पता होना चाहिए। प्रत्यक्ष जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है, आंखों के सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, तो वीडियो में मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हूँ, लेकिन आप लोग तो इस टाइम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, तो आप क्या हो, परोक्ष हो, और मैं क्या हूँ, प्रत्यक्ष। तो हमारा विपरीत शब्द हो गया, ये उल्टा शब्द हो गया। तो मुझे नीचे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अभाव का मतलब कमी होता है, और 2 वर्ड ये सिर्फ आप लोगों को, ये इसके भी बन जाएंगे। विहित लिखा है और निहित लिखा है। विहित होता है जो किसी का हित चाहे, और निहित होता है जो किसी का हित ना चाहे। यहाँ पर भी देखिए 2 विलोम शब्द ऑलरेडी एक और हमें मिल गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि संक्षिप्त का विलोम शब्द बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। हमारी हिंदी में हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को बड़ा एक्सप्लेन करके करते हैं, और कभी कभी उन्हीं वर्ड्स को हम बहुत छोटे से रूप में बता देते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ नीला है कंठ जिसका, ये मैंने संक्षिप्त किया या विस्तृत किया, ये मैंने एक अगर मैं इसकी जगह कह रही हूँ नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ नीलकंठ भी, और नीला है कंठ जिसका, जो मैं छोटा वर्ड बता रही हूँ ये मेरा संक्षिप्त है। यानी कि एक बहुत बड़ी बात को जब हम एक बहुत छोटे तरीके से कह देते हैं तो उसे संक्षेप भी कहा जाता है और संक्षिप्त भी कहा जाता है। लेकिन अगर मुझे उसका उल्टा शब्द बनाना हो, मुझे उसका विलोम बनाना हो, तो हम उसको क्या कर देते हैं, विस्तृत कर देते हैं। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा, याद रखिएगा। ये तो हमारे स्कूल्स में जो हम 10th के 12th के एग्जाम देते थे, तो आपने देखा होगा क्वेश्चंस में लिखा होता है कि इसका आंसर जो है विस्तृत शब्दों में दीजिए, इसका आंसर जो है संक्षेप या संक्षिप्त यानी कि 30-40 वर्ड्स में दीजिए, इसका आंसर 100 to 150 में दीजिए। उस हिसाब से हम इसे याद रख सकते हैं। अब देखो जरा बाकी 3 वर्ड जो हैं, लिखित का जो है विलोम शब्द हो जाएगा मौखिक। लिखित होता है जो लिखा हुआ है, और मौखिक क्या होता है, जो बोला हुआ है, ठीक है। संकुचित का क्या हो जाता है, संकुचित का मतलब होता है, इंग्लिश में हम कहते हैं नैरो, ठीक है। संकुचित का मतलब क्या होता है, जो चीज़ संकुचित हो जाए, जो नैरो है, जो छोटी है। तो ब्रॉड मीनिंग क्या होगा इसका, इंग्लिश का वर्ड तो हमें याद हो गया कि नैरो का जो अपोजिट वर्ड होता है वो ब्रॉड होता है, पर संकुचित का जो अपोजिट वर्ड होता है उसे हम व्यापक कहते हैं। यानी कि संकुचित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यापक। अब मेरे पास एक और वर्ड आया है समेकित। समेकित का मतलब होता है इंग्लिश में इंटीग्रेटेड। जब हम किसी चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं, तो हम इसका क्या है, विलोम शब्द नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रेटेड वर्ड है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जब हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दें। ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए 4 स्टेटमेंट्स में दिया गया था। तो हमें यहाँ पर और क्या किए गए हैं, 2 और विलोम शब्द मिले। संकुचित, इंग्लिश वाला नैरो जो छोटा है, संकुचित है, और उसी का ही ब्रॉड मीनिंग क्या बन जाता है, उसका व्यापक बन जाता है। कभी कभी व्यापक के लिए विस्तृत वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पर डिपेंड करेगा कि पूछा क्या है। विस्तृत मैंने अभी आपको इसका मीनिंग बताया, बड़ा। संक्षिप्त क्या होता है, जब एक बहुत बड़े सेंटेंस को बहुत छोटे तरीके से कह देते हैं। तो अभी हमारा फिलहाल जो करेक्ट आंसर होगा, संक्षिप्त का आंसर क्या हो जाएगा, विस्तृत आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर से हमारे पास वैसा ही मिलता जुलता एक वर्ड आया है। एक वर्ड मेरे पास क्या आया है, संकीर्ण, ठीक है। संकीर्ण भी नैरो की तरह ही है। जैसे हम नैरो और ब्रॉड मीनिंग यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम संक्षेप और विस्तृत वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही संकीर्ण। संकीर्ण मतलब छोटी, अगर मैं समझाने के लिए बोलूँ तो छोटी सोच वाला संकीर्ण, या नैरो, जिसकी थिंकिंग नैरो है, छोटी है, उसके लिए हम क्या करें, जिसको हम छोटा कर सकते हैं, तो वो वर्ड क्या बन जाता है, वो संकीर्ण। तो कॉमन सी बात है, जिसको हम बड़ा कर सके, और बड़ा करने के लिए अभी तो हमने विस्तृत वर्ड पढ़ा था, तो नो डाउट मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं।
लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ नहीं होती है, हमें एक बार उसको चेक करना चाहिए। अभी मैंने आपसे कहा संकीर्ण जो है वो नैरो है, छोटा है, तो संकुचित भी तो छोटा ही है, तो ये तो हो गया सिमिलर वर्ड। प्रकीर्ण कुछ होता नहीं, उत्तीर्ण क्या होता है, पास होना, तो फेल होने को क्या बोलते हैं, अनुत्तीर्ण, ये तो हमने 10th एंड 12th की मार्कशीट पर भी देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग वर्ड मिले, लेकिन जो करेक्ट आंसर है संकीर्ण का वो क्या हो जाएगा, क्या लिखा है ये, विस्तीर्ण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो हमें शब्द दिया गया है विराम। विराम होता है फुल स्टॉप, यानी कि कोई चीज़ रुक गई है, फुल स्टॉप हो गई है, तो रुकने का क्या होता है, चलना। अब चलना वर्ड तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो थोड़ी सी वोकैबुलरी हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखिए शून्य का मतलब होता है जीरो, अभी विराम का मतलब भी तो जीरो है, रुक गया है, तो ये हमारा इसका आंसर नहीं होगा। शांत, शांत क्या होता है, चुप रहना, इसका इससे कोई लेना देना है नहीं। अशून्य, ये तो शून्य का अशून्य तो विलोम शब्द बनेगा ना, तो ये दो तो मेरे अलग उसमें पेयर में निकल गए। मेरे पास एक वर्ड बचा है गति। गति का मतलब होता है गतिशील, जो चीज़ लगातार चले। अगर इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करूँ कॉन्टिन्यूअस, तो गति के लिए या गतिशील वर्ड अगर यहाँ पर लिखा होता तो भी करेक्ट आंसर होता। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। जैसे एक का एंड हो जाए वो कौन है, विराम है, लेकिन जो चीज़ कॉन्टिन्यूअस चलती रहे, जो लगातार चलती रहे, नेवर एंडिंग चलती रहे, उसके लिए हम गति या गतिशील शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक पंथ दो काज, एक तो मुझे पता चला शून्य का क्या हो जाएगा, अशून्य विलोम शब्द। दूसरा आ क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलते हैं तो हम अ की जगह न और न की जगह अ यूज़ कर सकते हैं, तो वही चीज़ हुई। शून्य का क्या हो गया, अशून्य। लेकिन मेरे पास पूछा गया था विराम। विराम का मतलब है जहाँ पर फुल स्टॉप लग जाए, ठीक है। लेकिन गतिशील का मतलब है जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चले, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये जो प्रोसेस चल रहा है ये क्या है, अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूँ तो ये विराम हो गया, लेकिन अगर मैं फुल स्टॉप नहीं लगा रही हूँ, मैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में लेके जा रही हूँ, तो मैं इसको इंग्लिश में, अब मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करूँगी। हम इसके लिए कॉन्टिन्यूस के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हम इसके लिए गतिशील वर्ड यूज़ करेंगे। एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, अगर आपसे इसे पूछा जाए इसका सिमिलर वर्ड एक और क्या होगा, तो हम इसे सतत भी कह सकते हैं। सतत का मतलब होता है जो चीज़ लगातार चले, ठीक है। सतत का मतलब भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो चीज़ लगातार चलती है उसके लिए हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। वर्ड मेरे पास क्या आया है, सुकर। पहले तो मुझे कर का मतलब पता होना चाहिए। कर का मतलब होता है काम, यानी कि वो काम जो करने योग्य है, ठीक है। तो अपोजिट क्या होगा, जो काम करने योग्य नहीं है। पर अभी तो मुझे यहाँ पर कोई वर्ड ही नहीं दिख रहा है ऐसा कि जो मैं, अगर मैं हिंदी को सिंपल लैंग्वेज में करूँ तो दिखे मुझे। पर मेरे पास यहाँ कौन कौन से वर्ड आए हैं, दुष्कर आया है, निराकार आया है, पुष्कार आया है और दुर्कर आया है। तो दुर्कर तो नहीं होगा। पहली बात तो कर की बात हो रही है ना, तो कर से ध्यान रखना है, यहाँ भी कर है, यहाँ भी कर है, ये क्या है, काम है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ कार है, यहाँ भी क्या है, कार है, तो ये दोनों क्या हैं, अपने आप में विलोम है। याद रखिएगा, ये दोनों क्या है, ये अपने आप में विलोम है। जबकि सुकर होता है जो काम करने योग्य हो, और दुष्कर वो होता है जो काम करने योग्य ना हो। चलिए ये हमने जो है एक पहले पार्ट 1 में विलोम शब्दों की प्रैक्टिस की थी, और ये हमारी पार्ट 2 की हो गई। और ऑलमोस्ट जो भी आपके विलोम शब्द एग्जाम्स में आते हैं वो आपको असाइनमेंट शीट में बहुत ही सिलेक्टेड, जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको वहाँ पर असाइनमेंट शीट में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।